हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो कल हमने पूरा का पूरा महाजनपद काल खत्म कर लिया। महाजनपद कौन कौन से थे वो सारी चीज़ें खत्म करी और हम पढ़ रहे थे मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में हमने जो सबसे पहला वंश पढ़ा था वो था बृहदत्त वंश। उसके बाद हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नागवंश या फिर शिशुनाग वंश। देखिए, नागवंश या शिशुनाग वंश दोनों एक ही वंश है और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई, जो कि इस वंश का पहला शासक भी था। किसकी हत्या करके? तो जो हर्यक वंश था उसका अंतिम शासक, उसकी हत्या करके शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। इसके बाद हम देखते हैं कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी को वैशाली परिवर्तित किया। देखिए, हिस्ट्री को आपको समझने की ज़रूरत है, ना कि हिस्ट्री को रटने की ज़रूरत है। सीधी सी बात है, क्योंकि उदयन के द्वारा जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र बनाई गई थी। हमने पढ़ा था क्यों बनाई गई थी, क्योंकि एक साइड से गंगा नदी, दूसरी साइड से सोन नदी, तो इन दोनों नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित था। इस कारण से इसे राजधानी बनाया गया। और मेन कारण ये था कि कभी भी आक्रमण हो तो हम जल्दी से एक्शन ले सकें और जल्दी से सामने वाले व्यक्ति को हरा सके, सेना पार न कर पाए नदी, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण कारण। लेकिन शिशुनाग के द्वारा राजधानी को वैशाली बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सीधी सी बात है, मगध जैसा बड़ा साम्राज्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे उदयन के द्वारा बसाया गया, उसके बाद उसके बेटों ने उसे कंटिन्यू करा। तो हम देखते हैं कि नाग दशक, जो कि उदयन का पुत्र होता है, परंतु वो अयोग्य होता है क्योंकि वो शासक अयोग्य था। लेकिन जनता में अपने राजा के प्रति हमेशा प्रेम होता है, तो राजधानी में विद्रोह होने की संभावना कुछ ज्यादा होती है। तो इस कारण से यह अपनी राजधानी परिवर्तित करता है विद्रोह के डर से। जब यह अपनी राजधानी परिवर्तित करता है तो शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली को लेके जाता है और उसके बाद ही शिशुनाग मध्य प्रदेश के जो अवंती महाजनपद का क्षेत्र था उसको जीतता है और उसको मगध में मिला लेता है। तो शिशुनाग के द्वारा अवंती महाजनपद को जीतकर मगध में मिला लिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि शिशुनाग का जो बेटा होता है उसका नाम होता है कालाशौक। देखिए, कालाशौक के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो हमको याद रखनी है। पहली बात कि इसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया वैशाली में। देखिए, क्योंकि जो राजधानी थी वहां पर उसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कर दिया गया। किसके द्वारा? कालाशौक के अध्यक्ष, कालाशौक के शासनकाल में किया गया। तो जब बहुत सारे मेहमान आए, सीधी सी बात है, बौद्ध संगति की गई, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत सारे अलग अलग साम्राज्य के लोग आ रहे, बहुत सारे मेहमान आ रहे, तो राजधानी में जहां पर जिसे सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा बंद करके रखा जाता है, ऐसे स्थानों पर रखा जाता है राजधानी को कि जहां से सदैव सुरक्षा बनी रहे और आप अपनी राजधानी के अंदर ही विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोगों को बुला रहे हैं जैन संगति के, बहुत सारी बौद्ध संगति के नाम पर। तो इस कारण से यहाँ पर राजधानी को परिवर्तित करके पुनः पाटलिपुत्र कर दिया गया। और ये राजधानी एक तरीके से देखा जाए तो ये इसलिए भी परिवर्तित हुई, वही दोबारा से सुरक्षा का रीजन, क्योंकि जो वैशाली का एरिया था वह इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं था जितना पाटलिपुत्र का एरिया सुरक्षित था, क्योंकि वही नदियों के संगम के बीच पे यह स्थित था। उसके बाद हम देखते हैं कि अंतिम जो शासक था वो था नंदीवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन और ये भी अयोग्य था। इसकी हत्या किसके द्वारा की गई? तो इसकी हत्या महापद्मानंद के द्वारा की गई और महापद्मानंद ने इसके बाद एक नए वंश की स्थापना की जिसे नंद वंश कहा जाता है। देखिए, अब हमें कैसे इन चीज़ों को याद करना है। देखिए, इस वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। शिशुनाग वंश के बारे में, शिशुनाग राजधानी इसने वैशाली को बनाया और अवंती को जीता। उसका बेटा आया कालाशौक। कालाशौक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई और साथ ही साथ में इसने राजधानी परिवर्तित करके पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। फिर हम देखते हैं नंदवंश। अंतिम शासक कौन सा था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या करके किस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, इसमें जिस वंश की स्थापना हुई वो था नंद वंश। नंद वंश। और किस व्यक्ति ने स्थापना की? तो उसका नाम था महापद्मानंद। महापद्मानंद। देखिए, नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद के द्वारा की गई। अच्छा, एक बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो महापद्मानंद था वो था शूद्र। देखिए,
उत्तर वैदिक काल में और महाजनपद काल में जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था वर्णित की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्रों के मन में वैसे भी बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ करता था उस समय में। तो ऐसा कहा जाता है कि महापद्मानंद के अंदर इतना आक्रोश था, इतना ज़्यादा आक्रोश था कि उसने सर्व क्षत्रिय हंता की उपाधि ले ली। मतलब उसने ये कहा कि इस पूरे साम्राज्य में केवल मैं ही एक राजा रहूँगा, मैं ही एक राजा रहूँगा, और दूसरी बात कि इस पूरे साम्राज्य में मैं किसी भी क्षत्रिय को जीवित नहीं रहने दूंगा। तो महापद्मानंद ने जब नंद वंश की स्थापना की तो इसने उपाधियां ली। उपाधि कौन कौन सी? तो पहले तो उसने सबसे पहली जो उपाधि ली वो थी सर्व क्षत्रिय हंता, सर्व क्षत्रिय हंता। साथ ही साथ में इसने कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इसने उपाधि ली एकराट। फिर उसके बाद इसने एक और उपाधि ली जिसका नाम था सम्राट। देखिए, कलिंग पर इसका आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, उस समय में कलिंग का जो क्षेत्र था वह लकड़ियों के लिए और हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि इस समय में जो हाथी थे वो कलिंग में सबसे ज़्यादा बेहतरीन हाथी पाए जाते थे, जो कि उड़ीसा वाला क्षेत्र है। तो हाथी की बहुत ज़्यादा अधिकता और बहुत ही अच्छी प्रजाति के हाथी पाने के लिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीता। और जब इसने कलिंग को जीता तो इसने अपने आप को एक उपाधि दी जिसे कहा गया एकराट। इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इसने खुद को सर्व क्षत्रिय हंता कहा, एकराट कहा, और इसने इसके साथ ही साथ में खुद को सम्राट की उपाधि भी दी। महापद्मानंद के बारे में और देखते तो महापद्मानंद का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है घनानंद। घनानंद। देखिए, अब जो अगला शासक है वो है घनानंद। जब हम घनानंद के बारे में बात करते हैं तो आप ऐसा सोच लीजिए, आप जितना बेवकूफ, जितना भी ज़्यादा एकदम विलासी शासक सोच सकते हैं, आप उतना विलासी, बेवकूफ, बददिमाग, शराबी शासक सोच लीजिए। मतलब एक ऐसा शासक जिसे शराब, मदिरा पान, कन्याएं और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। मतलब लड़कियां, शराब और मदिरा, बस। मतलब कुछ ऐसी जुआ, कुछ ऐसी इतनी ज़्यादा बुराइयां इस शासक के अंदर थी कि इसके लिए जनता में अलग से ही क्रोध उत्पन्न हो गया था। यह शासक ऐसा था कि इस शासक को देखकर किसी को लगता ही नहीं था कि ये इतने बड़े मगध महाजनपद का शासक है। इसके बाद हम देखते हैं कि घनानंद के बारे में क्या क्या चीज़ें थी या घनानंद ने क्या किया। तो घनानंद ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। देखिए, घनानंद इतना बेकार शासक था तो इसे सिर्फ पीने के अलावा और जीने के अलावा कोई काम नहीं था। अच्छा, इसके शासनकाल में क्या हुआ? इसी के शासनकाल में घनानंद के समय में ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर किसके समय आक्रमण किया। तो भारत पर किसका शासन चल रहा था? तो मगध महाजनपद पर उस समय में घनानंद का शासन था, और इस समय सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ। देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी बैठती है कि अगर हम देखें कि देखिए भारत का मैप है, देखिए ये ऐसे समझ के चलिए आप, है ना। ठीक, मान लीजिए ये भारत का मैप है। तो भारत के इस क्षेत्र में सिकंदर का आक्रमण, क्योंकि ये यूनान साइड से होना था, तो सिकंदर का आक्रमण सबसे पहले बाहर साइड होगा। तो सबसे पहले सिकंदर का आक्रमण जो था वो कंबोज महाजनपद में हुआ। हमने पहले ही पढ़ा था कंबोज की राजधानी हाटक, और घर पे जैसे होता है फाटक, वैसे ही कंबोज की राजधानी है हाटक। ओके, देखिए, तो कंबोज महाजनपद पे सबसे पहला आक्रमण सिकंदर का हुआ। उसके बाद उसके नीचे का जो एरिया था, जैसे सिंध का एरिया था, उस पर सिकंदर का दूसरा आक्रमण हुआ। देखिए, अब कंबोज का जो राजा था, जिस पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो वो राजा बहुत ही ज्यादा डरपोक राजा था। तो इसने क्या किया? इसने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। देखिए, इस समय कंबोज महाजनपद में तो जो राजा था उसका नाम था अंबिक। देखिए, हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि आखिर वहां पे ऐसा हुआ क्या। मतलब सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत की सिचुएशन क्या थी। तो देखिए, भारत का जो क्षेत्र है, क्योंकि मगध महाजनपद इतना बड़ा हो चुका था इस समय तक, तो मगध का जो क्षेत्र था वो केवल इतना क्षेत्र था। लेकिन इसके बाद ये पूरे भारत में, क्योंकि इसने अवंती वाले, ये इतना नीचे नहीं था,
इसने क्योंकि पूरे अवंती वाले एरिया को कवर कर लिया, मध्य प्रदेश वाले एरिया को, यहाँ तक कि इसने सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाले एरिया को भी हल्का हल्का कवर कर लिया था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण भारत में सबसे बड़ा जो महाजनपद हो गया था वो मगध महाजनपद हो गया था। और साथ ही साथ में जो सिकंदर का बाहर से आक्रमण हो रहा था, क्योंकि कंबोज महाजनपद बाहर था, उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे गांधार महाजनपद था जिसकी राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला थी। वहीं यहाँ पे एक प्रांत है जिसका नाम है सिंध प्रांत, मतलब छोटा सा प्रांत था जो कि पाकिस्तान वाला है वर्तमान में। तो इस समय में यहाँ पे जो राजा था उनका नाम था राजा पोरस, जिन्हें पुरु भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, सिकंदर का आक्रमण जब यहाँ हुआ, ये महापद्मानंद की कहानी यहां से हटा रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम घनानंद की, और घनानंद के साथ साथ में हम उसके साथ लेके चलेंगे सिकंदर को, घनानंद, और फिर एक साइड बात करेंगे सिकंदर की। ठीक, देखिए अब कहानी क्या बैठती है, हमको ये कॉन्सेप्ट समझना है। सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया। सिकंदर क्योंकि विश्व विजय करने निकला था तो भारत पे आक्रमण करना सिंपल सी बात थी, वो करता ही भारत पे आक्रमण, आज नहीं तो कुछ टाइम बाद करता, अभी नहीं तो कभी और करता। तो इसने आक्रमण जब किया तो क्योंकि ये जो राजा अंबिक थे जो कि कंबोज महाजनपद के राजा थे, तो इनके ग्रह में बहुत ज्यादा कलेश चल रहा था। और जब इंसान अपने ही घर से हार जाता है तो बाहर वालों से तो हारना तो निश्चित ही हो जाता है। जब आपके घर में ही खुद लड़ाई चल रही हो, आपके मन मस्तिष्क में लड़ाई चल रही है, तो आप कैसे बाहर वाले से जीत सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये इतना डरपोक राजा था, जो अंबिक राजा था इतना डरपोक था कि जैसे ही सिकंदर की सेना आई इसने तो हाथ पकड़ लिया कि नहीं भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम नहीं लड़ पाएंगे, लाओ चरण कहाँ है तुम्हारे, पैर पड़ लें। इस टाइप की कहानी हो गई है ना। तो इसने क्या किया, सीधे सीधे ये जाके सिकंदर की सेना से मिल गया। और इसके बाद विश्वासघात की हद तो तब हो गई जब इस शासक ने ये कह दिया कि हम सिकंदर की सेना के साथ आगे भी बढ़ने में सिकंदर को मदद करेंगे। मतलब साला तुम जाओ तो जाओ, दूसरे को भी साथ में लेके डूबोगे, मतलब हम डूबेंगे पर सनम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको भी साथ में लेके डूबेंगे, है ना। तो ऐसी कहानी हो गई कि ये जो राजा क्या चाहते थे कि हम तो जा रहे हैं लेकिन बाकी भारत का जो अनेक महाजनपद और भी ज्यादा है वो सारे भी सिकंदर जीत ले। तो क्या होता है, यहाँ से जब राजा सिकंदर आगे बढ़ते हैं राजा अंबिक के साथ में, तो यहाँ पे इस एरिया में इनकी मुलाकात होती है राजा पोरस से। ठीक, राजा पोरस से इनकी मुलाकात होती है। तो राजा पोरस इतने वीर योद्धा, इतने कुशल योद्धा थे राजा पोरस कि ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर से जब राजा पोरस का युद्ध हुआ तो एक ऐसा विशाल युद्ध हुआ जिसे हाइडेस्पसीज का युद्ध भी कहा जाता है। हाइडेस्पसीज का युद्ध जो होता है वह झेलम नदी के किनारे या वितस्ता नदी के किनारे हुआ था। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इस युद्ध में हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। एक ऐसा राजा जो कि बहुत ही छोटे क्षेत्र का राजा है, और एक ऐसा दूसरी तरफ एक ऐसा यूनानी शासक जो कि पूरे विश्व को जीतने निकला है, इतनी बड़ी सेना है जिसके पास, लेकिन वो राजा इतना सा भी नहीं हिला, मतलब उसने अपने पैर इतने से भी पीछे नहीं लिए, वो डटा रहा, खड़ा रहा। और अंत समय में आने पर जब सिकंदर की सेना पोरस के पूरे राज्य पर अधिकार कर लेती है और पोरस को जब हरा देती है, तब पोरस को ऑफर दिया जाता है सिकंदर के द्वारा कि देखो हम तो तुम हार चुके हो, अब या तो एक काम करो कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, मतलब या तो तुमको मार देते हैं या तुमको छोड़ देंगे पर तुम हमारे पैर पड़ लो। तो राजा पोरस ने ये कह दिया कि मुझे मरना स्वीकार है, मुझे मरना स्वीकार है, पर मैं किसी विदेशी शासक के साथ मिलकर अपने देश को खाली नहीं कर सकता, मतलब अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तो इस बात से सिकंदर उसकी इतनी ज्यादा प्रसन्न हुआ कि सिकंदर ने राजा पोरस का जीता हुआ संपूर्ण क्षेत्र उसे वापस कर दिया। तो इस समय में ये कहानी चलती ही रहती है। और घनानंद के साथ क्या होता है कॉन्सेप्ट, देखिए घनानंद क्योंकि इतना ज्यादा विलासी, इतना ज्यादा बेकार शासक था कि इसे सिर्फ खाना पीना और सोना दिखता था। तो जब आचार्य चाणक्य जो कि तक्षशिला के आचार्य थे, अच्छा तक्षशिला की कहानी कहाँ से आती है ये देखिए, क्योंकि कंबोज पर आक्रमण हुआ, बाजू में गांधार महाजनपद थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला में महाराज मतलब तक्षशिला में सीधे सीधे आचार्य चाणक्य को पता चलता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो आचार्य चाणक्य सीधे सीधे आते हैं मगध महाजनपद में राजा घनानंद से मिलने के लिए कि घनानंद से जाके बात करें, क्योंकि इनका महाजनपद पूरे भारत को, संपूर्ण विश्व को एक साथ संगठित कर सकता है। तो इस प्रकार का सोच के वो महाजनपद में आते हैं घनानंद से मिलने के लिए। लेकिन
क्योंकि घनानंद बहुत ही ज़्यादा विलासी शासक होता है और बहुत ही ज़्यादा बेकार शासक होता है, तो यह चाणक्य की बात को बिल्कुल नहीं सुनता। ये कहता है ये पता नहीं कौन चोटीधारी ब्राह्मण यहाँ पे आ गया है, ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, इस टाइप की बातें वो करने लगता है। तो क्या होता है, अब चाणक्य क्या करते हैं, चाणक्य उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे भारत देश में खतरा है, मातृभूमि में खतरा है, लेकिन वह व्यक्ति मातृभूमि का खतरा से क्या लेना देना उसको। उसने तो बोला भैया कि हमको तो कोई मतलब है नहीं, ले जाओ ये ब्राह्मण को बाहर करो यहाँ से। तब ये होता है कि चाणक्य ने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बात नहीं की और उसके द्वारा चाणक्य की चोटी पकड़कर उन्हें बाहर कर दिया गया और चाणक्य की शिखा इस बात पे खुल जाती है। और अपने इतने ज़्यादा अपमान से चाणक्य का मन इतना क्रोध से भर जाता है, तो उन्होंने तुरंत के तुरंत प्रण ले लिया कि जब तक मैं इस नंद वंश के संपूर्ण नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और इस पूरे मगध राजवंश में मैं एक नया राजा बना के दूंगा या एक नया राजा ला के रखूंगा और तुम्हारे पूरे नंद वंश का नाश कर दूंगा। इस प्रकार की बात चाणक्य के द्वारा कही जाती है। इसके बाद चाणक्य जाते हैं वापस, मगध से वापस जाते हैं तक्षशिला, और तक्षशिला में चाणक्य के जो एक बहुत ही प्रिय शिष्य होते हैं जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि युवा हो चुके थे, तो युवा चंद्रगुप्त मौर्य के मन में वो एक बात डालते हैं और वो बात ये होती है कि तुम्हारे अंदर भारत का भावी राजा होने की सारी संभावनाएं हैं, तुम भारत का एक बहुत ही अच्छा राजा बन सकते हो और इस पूरे संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत बना सकते हो। मतलब ये जो छोटी छोटी महाजनपद यहाँ वहाँ बिखरी हुई है, इन सारी महाजनपदों को इकट्ठे करके तुम एक बेहतरीन राजा बन सकते हो। तो इस प्रकार की बात चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के मन में बिठा दी जाती है। अब कहानी क्या होती है, अब सिंपल सी बात है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अचानक से मगध पर आक्रमण नहीं कर सकते थे, सिंपल सी बात है, तो उन्होंने सबसे पहले उनका दिमाग ये चलता है कि भाई देखो इधर वाला तो अपने देश का ही है, इसको तो अपन धीरे से संभाल लेंगे, लेकिन जो खतरनाक चीज यहाँ से आ रही है, मतलब जो सिकंदर आ रहा है जो यूनान की तरफ से, पहले उसको संभालो ना। अब पोरस के साथ यहाँ पर युद्ध होने के बाद यहाँ नदी पड़ती है व्यास। अब इस एरिया में जो व्यास नदी पड़ती है, देखिए इस एरिया में पड़ती है व्यास नदी, है ना। क्योंकि व्यास नदी इस एरिया में जब पड़ती है तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे पोरस से सिकंदर का युद्ध हुआ। इसके बाद जब सिकंदर की सेना जो यहाँ पे आगे बढ़ना चाहती थी, व्यास नदी पार करना चाहती थी, तो इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, चाणक्य के द्वारा कूटनीति की गई। अब किस प्रकार की कूटनीति थी, देखिए आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु, उसने वैशाली में अपना जासूस भेजा था। बिल्कुल वैसे ही चाणक्य ने क्या किया, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में एक सैनिक को मारा और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को उस सैनिक के कपड़े पहना के पहुंचा दिया। बोला जाओ तुम देखो वहां पे क्या कैसी चीजें होती है और वहां पे जितना हो सके उतना अंधविश्वास फैला दो। एक ऐसा अंधविश्वास फैलाओ कि ये जो सेना है ये व्यास नदी को पार करने से ही इनकार कर दे। तो अब ऐसा अंधविश्वास फैलाने के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना चाहिए थी। अब इस बड़ी योजना के लिए क्या किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सीधे चंद्रगुप्त मौर्य उनकी सेना में भर्ती हुए और सेना में भर्ती होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उन्होंने उस समय क्योंकि बहुत प्रकार के पॉइजन्स आते थे, तो उन्होंने अलग अलग तरह के जहर जो थे लोगों के खाने में देना शुरू कर दिया। और ऐसा जहर नहीं कि अभी खाया और कल निपट गए, बिल्कुल नहीं, ऐसा जहर जो कि अभी खाया और 15 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद असर कर रहा है, ऐसा जहर दिया गया। और ऐसा जहर देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब होने लगी, सब बीमार होने लगे, और दूसरी बात क्योंकि सिकंदर की सेना वैसे भी पूरे यूनान को क्रॉस करके आई थी, मतलब अनेक देश को जीतते आई थी, तो इसलिए सेना बहुत ज्यादा थकी हुई थी, बहुत कमजोर हो गई थी सेना। वैसे भी कुछ लोगों की नई नई शादी हुई थी तो उनको अपने घर वापस जाना था, लेकिन सिकंदर तो भैया पकड़ के लेके आ गया, नहीं चलो युद्ध करेंगे। अब उनका भी मन कहाँ तक लगता, अब उसको भी जाना था। तो सिंपल सी बात यह है कि सेना बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसे जहर पॉइजन्स दिए गए जिसकी वजह से कि जो सेना है ये व्यास नदी पार नहीं कर पाई। और जैसे कि सोचिए आप, किसी इंसान को पॉइजन दिया जिसको 5-6 दिन बाद पॉइजन का असर लगा हो और वो व्यास नदी पार किया और निपट गया, और जैसे ही वो मरा तो बाकी लोगों में अंधविश्वास और ज़्यादा बढ़ गया कि नहीं नहीं ये इतनी पूजनीय नदी है, इसे जैसे ही पार करते हैं तो लोग मर जाते हैं, गलत मंशा से पार करते तो लोग मर जाते हैं। तो सिकंदर के 2 सेनापति थे, ठीक। सिकंदर का तो जल सेनापति था, उसका नाम था नियारकस, और वही सेनापति जो उसका थल सेनापति था सिकंदर का, उसका नाम था सेल्यूकस।
देखिए ये थोड़ा कचरा टाइप होता है, इसको साफ कर लेते हैं। ठीक, देखिए अब बात करते हैं सिकंदर की। ठीक, सिकंदर के दो सेनापति में से एक जल का सेनापति अलग था, जल सेना का, और एक थल का अलग था। जल वाला जो था उसका नाम था नियारकस, नियारकस, और दूसरा जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस। ठीक, तो देखिए संपूर्ण सिकंदर की सेना को इस बात पे विश्वास हो गया कि व्यास नदी बहुत ही ज्यादा पवित्र नदी है और इसे पार करना संभव नहीं है जो इंसान गलत मंशा से भारत पे कदम रखता है। तो इस प्रकार से सिकंदर की सेना ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं भैया हम तो नहीं जाएंगे, हमको अपने जीवन से बहुत प्यार है, हम इस नदी को बिल्कुल पार नहीं करने वाले हैं। तो सिकंदर अकेले जाके करता भी क्या, बिना सेना के अकेले थोड़ी लड़ता। तो सिंपल सी बात है, सिकंदर वहां से लौट गया और सिकंदर के साथ साथ में उसका जल सेनापति नियारकस भी यहां से लौट गया। लेकिन सेल्यूकस निकेटर्स इसे इस बात में विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा सच में हो सकता है कि एक नदी को पार करने से लोगों की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो, या एक पवित्र नदी या जो भी चीज़ें होती हैं, तो इसने विश्वास नहीं किया उस बात पर। तो अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि इसके द्वारा विश्वास नहीं किया गया, तो कहानी ये जाती है कि नियारकस तो वापस लौट गया और सिकंदर भी वापस लौट गया। और सिकंदर जब यहाँ से वापस जा रहा था तो बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी रोग के द्वारा ग्रसित होकर, कोई डायरिया टाइप का रोग रहा होगा। जब ये यहाँ से वापस जाता है सिकंदर तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, लेकिन जो सेल्यूकस है वो बाद में भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन हम उसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी अभी तक समझ में आई कि क्या क्या कहानी हुई है। ठीक, अब देखिए तो सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहली बात कि सिकंदर का जन्म हुआ था मैसेडोनिया में। मैसेडोनिया अर्थात वर्तमान का जो मकदुनिया का क्षेत्र है, वहां पर सिकंदर का जन्म हुआ। इसके पिता का नाम फिलिप्स द्वितीय था। इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप्स द्वितीय। सन कौन सा था, तो 356 बीसी, 356 बीसी में इसका जन्म हुआ। 326 बीसी में इसने हाइडे स्पीसीज का युद्ध किया और इसके बाद 323 बीसी में इसकी मृत्यु हुई। मतलब समझ लीजिए आप, देखिए कुल कितने वर्ष की आयु रही जब इसकी मृत्यु हुई। सिंपल सी बात है, कुल 33 वर्ष की आयु में, मात्र 33 वर्ष की आयु में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सिकंदर की, जो कि इतना महान शासक, इतना बड़ा योद्धा, इतना ज्यादा कुशल शासक था। और इसकी मृत्यु एक रोग की वजह से कहां पर हुई, बेबीलोन में। सिकंदर के गुरु का नाम पूछा जाता है। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम था। सिकंदर का जन्म मकदुनिया में, मैसेडोनिया में हुआ था। ये बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। इसके घोड़े का नाम बहुकेफला था, जिसके नाम पर इसने शहर की भी स्थापना की। इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं कि सिकंदर ने जो कि राजा पोरस के साथ युद्ध किया था, वो कि वितस्ता नदी के किनारे, हाइडेस्पीसीज का युद्ध कहलाता है, जो कि वो कब हुआ था, तो 326 बीसी में यह युद्ध संपन्न हुआ। और इस युद्ध के कारण सिकंदर को समझ में आया है कि भारत में राजाओं की कमी नहीं है, एक ऐसे राजा की, किसी भारत में बहुत ही बड़े बड़े योद्धाओं की कमी नहीं है। और सिकंदर की पत्नी के द्वारा राजा पोरस को अपना भाई भी बनाया गया। इनकी पत्नी का नाम रेक्सोना था और उनके द्वारा राजा पोरस को राखी बांधी गई। तो इतनी महान संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति इतनी महान संस्कृति है कि जहां पर बाहर से आने वाले आक्रमणकारी को भी भाई बनाकर रखा जाता है, एक ऐसी संस्कृति। अब हम देखते हैं कि इस समय के बाद, मतलब सिकंदर के बाद, क्योंकि हम मगध महाजनपद पढ़ रहे थे, तो मगध महाजनपद में हमने घनानंद तक की चीजें पढ़ी। ठीक, तो घनानंद अब इतना समझ में आया कि कितना विलासी शासक था सिकंदर, यहाँ आक्रमण कर रहा है, उसको कोई चिंता ही नहीं हो रही। तो सिकंदर, तो क्या किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा और चाणक्य के द्वारा ये किया गया कि इन्होंने पहले सिकंदर को भगाया। ठीक, उसके बाद इन्होंने सीधे जाके मगध पर आक्रमण कर दिया। और मगध पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो सीधी सी बात है, आप सोचिए ना, इतना बड़ा मगध महाजनपद कैसे जीत पाएंगे, तो ये हार गए।
अब जैसे ही ये हारे तो अब इनको बहुत बुरा लगा, यार हम हार गए करके। तो ये एक गरीब की कोठरी में गए, कोठरी में समझते हैं ना, छोटे से झोपड़ी में। तो गरीब की झोपड़ी में जब ये गए तो उनके द्वारा क्या खाना खाया जा रहा था, वो लोग खाना खा रहे थे। तो उनके घर में खिचड़ी बनी हुई थी। तो मान लीजिए ये थाली है और इसमें कुछ, मान लीजिए थाली और इसमें इस प्रकार से खिचड़ी रखी हुई थी, ठीक। तो जो छोटा बच्चा था, एकदम छोटा बच्चा था, क्योंकि अब इन लोग अतिथि बन के गए थे कि हम लोग बाहर से आए हैं, राहगीर हैं, घूम गए हैं, मतलब रास्ता घूम गया हमारा, हमको रास्ता नहीं मिल रहा, आप जगह दे दीजिए। तो ये खिचड़ी खा रहे थे इन लोग। तो एक बुढ़िया जो कि खिचड़ी ला के देती हैं, तो एक छोटा बच्चा खिचड़ी को एकदम बीच में से उठा के खाने की कोशिश करता है, तो उसका हाथ जल जाता है। तो वो कहती हैं, वो जो आंटी होती है वो कहती है, तू क्या चंद्रगुप्त मौर्य बन रहा है, तू क्या चंद्रगुप्त मौर्य बन रहा है, ऐसे बीच में से कौन खाता है, किनारे किनारे से खाओ, साइड साइड से खाओ। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये कि वो ये कहना चाहती थी कि मगध को अगर जीतना है तो मगध को बीच में से खाने की क्या जरूरत है, उसके आसपास के राज्यों को लो पहले, उसके जो छोटे छोटे एरिया हैं उन्हें कवर करो, छोटे छोटे महाजनपद जो हैं उन्हें हटाओ पहले, उनको अपने अधीन लेके आओ, उसके बाद मगध पर आक्रमण करना, तब तो विजय होगी। अब अगर तुम सोचो कि गरम गरम खा लो तो या तो हाथ जलेगा या तो मुंह जलेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसी कहानी में उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित किया और उन्हें समझ में आया कि वो गलती कहाँ कर रहे थे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और चाणक्य के द्वारा मिलकर आसपास के सभी राजाओं को जीत लिया गया और उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को, कुछ को लालच दिया, कुछ को दया भावना दिखाई, कुछ को देशभक्ति का लोभ दिया कि यार आप देखिए ये शासक बिल्कुल भी योग्य नहीं है, आप इससे ज्यादा कहीं योग्य हो, किसी को किसी प्रकार का लालच देकर सभी को अपने साथ मिला लिया गया। क्योंकि घनानंद तो विलासी शासक था, तो इसे तो कोई होश था ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो इसके बाद क्या देखते हैं हम कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद पर आक्रमण किया, मतलब मगध पर आक्रमण किया आजू बाजू के शासकों के साथ मिलकर। तब मगध पर अब कौन सा वंश आता है, तो देखिए मगध पर अब आ जाता है मौर्य वंश, ठीक। नंद वंश की समाप्ति किसके द्वारा, अंतिम शासक हमने पढ़ लिया घनानंद, क्योंकि अंतिम शासक था तो इसके द्वारा नंद वंश की समाप्ति की गई और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। तो कल हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे और पूरा का पूरा मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है और हमने सारी चीज़ों को स्टोरी वाइज से पढ़ा है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात, स्टोरी ना ऐसा, मतलब अगर आपको लगे कि स्टोरी वेज में पता नहीं आएगा, देखिए सिर्फ हमको हिस्ट्री को ना याद नहीं करना, हमको हिस्ट्री को समझना है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, है ना। तो इस चीज़ को हम समझ के चलेंगे, एक दो बार आप ये स्टोरी को सुन लेंगे ना तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाएगी, फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।